नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक नए सवाल के साथ आपके साथ हैं, शैलेंद्र का सवाल। और आज का हमारा सवाल है कि जो जातीय गणना हुई है बिहार से, और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये मंडल आयोग पार्ट 2 है। तो क्या जो हालत मंडल आयोग लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुई थी 1990 के दशक में, जब वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, क्या वही हालत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली है? विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हाल हुआ और नीतीश कुमार ने किस तरीके से जातीय गणना को लेके अपना एक राजनीतिक दांव खेला है, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और अब इस राह पे बिहार के बाद राजस्थान भी जाने वाला है, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। क्या वजह है इसकी कि बिहार के बाद राजस्थान जा रहा है, और क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह की राह पर ही चलते हुए नीतीश कुमार उसी हाल को प्राप्त होंगे जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राप्त हुए थे? आज के हम इस एपिसोड में इस बात पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह से। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से निकले पहले ऐसे नेता थे कि जो कांग्रेस से निकले और देश ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया और प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार यानी जनता दल जो था वो प्योर बहुमत वाली सरकार नहीं थी। उसमें वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। वो दौर ये था जिसमें भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर को मुद्दा बना के आगे चल रही थी और राम मंदिर आंदोलन धीरे धीरे तेजी पकड़ता जा रहा था। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने फैसला किया कि वो एक अयोध्या यात्रा निकालेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि ये अयोध्या यात्रा न निकले और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मुद्दे को जिस तरीके से उठा रही है उसे न उठाए। इन बातों को लेके दोनों के बीच टकराव हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर अड़ी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने फैसले पे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगा कि अगर वो मंडल जो आयोग था उसकी सिफारिशों को लागू कर देंगे तो देश में एक अलग तरह की क्रांति होगी, और उस क्रांति के सहारे जो अयोध्या की यात्रा है या जो राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाना चाहती है उसको वो नहीं उठा पाएगी। लिहाजा उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। उसके बाद देश में राजनीतिक हालात, सामाजिक हालात बहुत तेज़ी से बदले। तमाम युवा बेरोजगारी के डर से उन्होंने आग लगा ली और पूरे देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ एक माहौल बन गया। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनको राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है कहा गया, मंडल का मसीहा कहा गया, वो अपनी सरकार को बचाने में असफल रहे और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। जनता दल की सरकार गिरने के बाद वापस विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक कैरियर भी वहीं पे ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं रहे और धीरे धीरे राजनीति के नेपथ्य में चले गए। वही स्थिति इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, उनके सहयोग से सरकार बनाई है, उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। हाल के कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का भी टकराव हुआ और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जनता दल के साथ हो गए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी हो गई। नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का समर्थन छोड़कर नीतीश कुमार राजद के समर्थन के साथ हो गए। नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि वो अगर जातीय गणना कराते हैं तो उनके लिए 2024 का चुनाव सरल हो जाएगा और हो सकता है कि 2024 में वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए जाएं। गठबंधन बना है उसमें जितने दल हैं
उन दलों के तमाम नेता हैं और हर दल अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। लिहाजा अभी ये बात तो दूर की है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं। नीतीश कुमार ने जो जनगणना कराई है, दरअसल वो जनगणना नहीं है, वो जातियों की गणना है, यानी जातियों का एक सर्वे है जिसको बार बार जातीय जनगणना कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो जनसंख्या की गणना होती है, जो सेंसस होता है, उसमें जातियों की गणना नहीं होती है। जातियों की गणना होती है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। पिछली बार 1931 में अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पे जातीय जनगणना हुई थी और उसके ही जो आंकड़े हैं वही सामने हैं। अभी जो जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई है उसके भी जो आंकड़े हैं वो कमोबेश वही हैं जो 1931 में थे। 1952 में जब 1951 की जनगणना हुई उसके बाद सरकार ने तय किया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि जातीय जनगणना के जो परिणाम हैं, जो आंकड़े हैं, वो जारी नहीं होंगे। और ये बात उसके बाद लागू हो गई। फिर केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना तो कराई लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। हालांकि बीच बीच में इस बात की मांग उठती रही कि जातीय जनगणना कराई जाए, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। जब यूपीए की सरकार थी, यानी जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस समय भी 2011 में जातीय जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आज कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता में थी, यूपीए की सरकार चला रही थी, तब उसने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय ये मान रही थी कि जातीय जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो वो जातीय जनगणना के खिलाफ हो गई। केंद्र सरकार का जो अदालत में एक पत्र दिया गया उसमें कहा गया कि प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से जातीय जनगणना कराना बड़ा कठिन कार्य है और इसके आंकड़ों को सार्वजनिक करने में तमाम तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। जो बात 1951-52 में कांग्रेस की सरकार ने कही थी, वही बात 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है। लिहाजा आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष और पक्ष में जब रहते हैं तो किस तरीके से मुद्दे बदलते हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसी समय RL नाइक जो मंडल कमीशन के सदस्य थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था। 1990 की बात है। उन्होंने कहा था कि मंडल की जो रिपोर्ट है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए। पहले हिस्से में वो जातियां हों जो पिछड़ी जातियां हैं और किसानी से उठती हैं, यानी जिनका पेशा किसानी होता है, किसान होते हैं। दूसरी जातियां वो हैं जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनको रखा जाए। लेकिन उस समय जो मंडल कमीशन लागू करने वाले लोग थे उन्होंने इस तर्क को नहीं माना और आज ये लग रहा है कि RL नाइक का जो वो तर्क था अगर मान लिया गया होता तो आज जो अति पिछड़े ये तमाम वर्ग हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि अति पिछड़ों की हालत बहुत ख़राब है। लिहाजा अगर मंडल कमीशन का लाभ उन जातियों को भी मिला होता तो शायद ये हालात नहीं होते। असल में हुआ क्या, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसका जो लाभ था राजनीतिक और सामाजिक, वो पिछड़ों में जो अगड़ी जातियां थीं वो लेके चली गई। इनमें खास तौर पे यादव, कुर्मी और ऐसे जो किसानी से कुशवाहा जो लोग जुड़े थे वो ले गए। जो बहुत सारी अति पिछड़ी जातियां हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाई। यही बात RL नाइक ने कही थी कि अगर मंडल कमीशन के 2 हिस्से नहीं हुए तो स्थितियां ये होंगी और वही हुआ। आज जो सारी राजनीतिक लड़ाई है पिछड़ों की, उसमें अति पिछड़े और पिछड़े ये 2 वर्ग बन गए हैं। ये जब 2 वर्ग मिलते हैं तो ये संख्या 60 के ऊपर पहुंच जाती है और जब इन दलों में बिखराव होता है तो अलग अलग पिछड़ी जातियां अपने अलग अलग जनसंख्या के आंकड़े के साथ खड़ी नज़र आती हैं। जैसे बिहार में जो यादव जाति है वो 14 से 15% के आसपास है।
कुर्मी बिरादरी यानी जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं, वो 3%, पौने 3% के आसपास है, 2.88%। और उसके ऊपर है कुशवाहा। कुशवाहा 3.24% है। इस तरीके से अगर देखें तो सबसे बड़ी जाति वहाँ पे यादव है, उसके बाद कुशवाहा है और फिर कुर्मी है। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं। अब इस जनगणना के बाद, जिसको जनगणना कहा जाता है, दरअसल ये गणना है। अब इस गणना के बाद बिहार में ये सवाल उठने लगे हैं कि यादव जो बाहुल्य है, जिसकी जाति संख्या ज़्यादा है, उसका मुख्यमंत्री क्यों न हो, और कुर्मी जो तीसरी नंबर पे आता है वो मुख्यमंत्री के रूप में कैसे रह सकता है। नीतीश कुमार के लिए ये चुनौती बड़ी है कि जब वो बात करेंगे हिस्सेदारी और भागीदारी की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर उसकी बात करेंगे तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे आते हैं और मुख्यमंत्री पद का उनका दावा खत्म हो जाता है। जाति गणना कराने का जो पहला एक बैकफायर हुआ नीतीश कुमार को लेके ये हुआ। दूसरा बैकफायर ये हो रहा है कि आपस में जो पिछड़ी जातियां थी उनके बीच आपस में एक संघर्ष शुरू हो गया है। हर जाति को अपनी जाति का नेता चाहिए और वो चाहता है कि उसकी जाति के नेता को आगे बढ़ाया जाए, उसको तमाम पद और प्रतिष्ठा दी जाए। सवाल है कि अगर जो पिछड़ी जातियां जो 60%, 63% बताई जा रही हैं, अगर ये एकजुट नहीं हुई तो इनका क्या होगा? ये बिखर जाएंगी। कमोबेश वो बिखरी हुई हैं। ओबीसी में जो अपर कास्ट है, यानी जिसने मंडल की तमाम लाभ उठाए हैं और जिनको मंडल आयोग का लाभ नहीं मिला है, वो दो श्रेणियों में बटी हुई हैं, जिनको पिछड़ा और अति पिछड़ा कहा जाता है। अब अति पिछड़ा में भी एक वीकर सेक्शन आ गया है जो करीब करीब एसटी यानी जो दलित है और जो जनजातियां हैं उनकी जैसी हालत में जी रही है। बहुत सारी उत्तर प्रदेश में जातियां ऐसी हैं जो बराबर मांग कर रही हैं, 17 जातियां ऐसी हैं जो बराबर मांग कर रही हैं कि उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसकी सिफारिश केंद्र में भेजी थी। उस समय यूपीए की सरकार थी, मुलायम सिंह उसके सहयोगी थे। इसके बाद भी यूपीए ने उन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि अगर पिछड़ों की कोई जाति अनुसूचित में शामिल होना चाहती है तो उसकी क्या हालत होगी। और ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि मंडल कमीशन के बाद जो हिस्सेदारी सभी पिछड़ी जातियों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब एक बार फिर जब पिछड़ी जातियों की गणना हुई है तो हर जाति अपनी संख्या के हिसाब से अपनी भागीदारी मांग रही है। अब ये भागीदारी देना कठिन कार्य है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी या राजद की बात करें, बिहार के अगर समीकरण की बात करें, तो वहाँ पे यादव तब तक सरकार नहीं बना सकता जब तक कि पिछड़ी जातियाँ उसके साथ न हों और मुस्लिम उसके साथ न हों। मुस्लिम 18% से के आसपास हैं, लिहाजा उनको भी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात उठ सकती है। अगर 14% जातियों का नेतृत्व करने वाला यादव वर्ग अपना मुख्यमंत्री चाहता है तो 18% नेतृत्व करने वाला मुस्लिम वर्ग क्यों अपना नेता नहीं चाहेगा। लिहाजा जाति का ये जो प्रेत है या एक बार फिर से सामने है, ये राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेगा देखने वाली बात है। कि नीतीश कुमार के बारे में ये साफ है कि नीतीश कुमार की आखिरी राजनीतिक पारी है और जिस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग लागू करने के बाद दोबारा राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल कर पाए, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए भी दोबारा राजनीतिक सत्ता हासिल करना दूर की कौड़ी हो रही है। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या नीतीश कुमार उसी राह पर हैं जिस राह पे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। जातियों का जो समूह है वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह है, इसको छेड़ना आफत मोल लेना है और अब ये आफत मोल ले ली गई है। नीतीश कुमार और राजस्थान में जो जातीय गणना की बात हो रही है, उन लोगों को ये लगता है कि अगर इस मसले को आगे बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनेगा और 2024 में वो जातीय जनगणना कराने की बात करेगी, क्योंकि 2021 का जो सेंसेक्स होना था वो नहीं हुआ है।
वो अब होना है। लिहाजा ये जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बना रही हैं कि वो इस सेंसेक्स में जातीय जनगणना को शामिल करे और ये वादा करे कि वो इस आंकड़े को सार्वजनिक करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को साफ नहीं किया है, लेकिन वो जो अति पिछड़े हैं उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। लिहाजा साफ है कि अति पिछड़ा अगर हटता है तो पिछड़ों के लिए सत्ता की राह मुश्किल होगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम आप तक सीधे पहुंच सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।